ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स महाराष्ट्र बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस और किस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस ट्वेल्थ महाराष्ट्र बोर्ड इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स में पूछे जाएंगे वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको 2024, 2023 और 2022 जो मार्च के पेपर्स हैं वो तीनों पेपर्स में सॉल्व करूंगा ऑब्जेक्टिव्स का। तो वीडियो अगर थोड़ा लंबा बन जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है। क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन होता है रीजनिंग वाले टाइप का, तो ए और रीजनिंग दिया रहता है एसोसिएशन वाला, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो हम लोग क्विकली क्या करते हैं 2024 के ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब करेक्ट ऑप्शन हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, मैथड्स एडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में लंपिंग मेथड होता है क्या सर? नहीं, लंपिंग मेथड तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है, एग्रीगेट माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। सर स्लाइसिंग मेथड होता है ना, सर स्लाइसिंग मेथड होता है ना, इंक्लूसिव मेथड नहीं, ये तो पूरा हो गया, पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। तो आपका ये जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका आंसर होगा, ओनली सी। तो आप क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर लिखिए, ओनली सी ऑप्शन, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, फैक्टर्स विच आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। ना आपको यहाँ समझना है सर, अनऑर्गेनाइज मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे किसी तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है। जैसे मान लीजिए आप अगर चौल में रहते हैं या बिल्डिंग में रहते हैं, आपके सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं बोल रहे हैं कि हर महीने का पैसा 10,000 दो और फिर आपका जिसका नंबर आएगा चिट्ठी उड़ाएंगे, उसको एक साथ मिल जाएगा 1.5 लाख 2 लाख रुपए, और एक साल के लिए अपने को 10,000 भरना है। ठीक है। तो अब ये एक सिस्टम क्या बीसी वाला सिस्टम हो गया, चिट फंड टाइप का, जैसे टोरस का है। तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होता है सर? नहीं फॉलो होता है। यहाँ पे खुद ही अपना रूल बनाते थे। ठीक है, अपने हिसाब से 10% 20% साहूकार, मनी लेंडर्स, तो ये सारे, तो वो क्या है, अनऑर्गेनाइज मार्केट है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये कॉमर्शियल बैंक आएगा सर? नहीं, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक में रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई जो बनाता है, बैंकिंग सिस्टम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, वो फॉलो करने पड़ते हैं। पैसा एक्सेप्ट करना है तो भी फॉलो करना है, पैसा लोन देना है तो भी फॉलो करना है। लेकिन मनी लेंडर का कोई रूल होता है, वो खुद ही अपना रूल बना लेता है ना। कोई अपना जान पहचान वाला रहेगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दे देगा उधार। ठीक है। कोई नहीं रहेगा तो उसको ज़्यादा दे देगा, किसी को अर्जेंट है तो उसको और बढ़ा के दे देगा, बोले मेरे को इतना चाहिए, बोले ले लो भाई, अर्जेंट है किसी को भी, शादी के लिए पैसे चाहिए तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके ले लेगा कोई भी, क्या कर सकता है भी भाई, ज़रूरत है। तो ऐसे जगह पे जो जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, जहाँ पे जो फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, पैसे लेन देन का हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो किया जा रहा है, वो अनऑर्गेनाइज मार्केट है। अब जैसे एक फार्मर है, फार्मर लोन लेता है बैंक से, अगर लोन लेता है तो वो ऑर्गेनाइज में आ गए। लेकिन अगर कोई जमींदार से लेता है या जिसके पास जो पैसा है साहूकार, उससे ले रहा है पैसा उधार, तो वो क्या हो गया, वो अनऑर्गेनाइज मार्केट। क्योंकि वो बोलेगा ना मेरे को 10% चाहिए, कोई रूल्स रेगुलेशन थोड़ी है ना 10% चार्ज करने का, 20%, वो अपने हिसाब से चार्ज कर रहा है, और पैसा नहीं चुका है तो जमीन ले लेगा। तो ये क्या है, अनऑर्गेनाइज मार्केट है। तो मनी लेंडर सर आता है अनऑर्गेनाइज मार्केट में, कॉमर्शियल बैंक नहीं आता है, हुंडी आता है सर, चिट फंड आता है। ठीक है। अब ये हुंडी और चिट फंड वाला सिस्टम ऐसा होता है, चिट फंड का मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए पूरा गाँव है, पूरे गाँव में जो है 50 लोग हैं, 50 लोग ने मिलकर एक बैंक बनाया, बोले सब लोग 1,000 महीने का भरेंगे, और जब ज़रूरत होगी शादी के लिए, एजुकेशन के लिए या घर बनाने के लिए, तो आप क्या करो, ये पैसा निकाल लेना, हम सब आपको लोन दे देंगे मिल के, हमारा पैसा, वो पैसा हमारे अच्छे के लिए, गांव के भलाई के लिए होगा। लेकिन क्या हुआ, सब लोग ने जमा किया, 6 महीने बाद जो मेन एग्जीक्यूटिव था वो सारे पैसे लेके भाग गया, जैसा टोरस कंपनी का हुआ, लेके भाग गया डबल इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में। तो अब क्या हुआ, ये चिट फंड होता है, बीसी सिस्टम होता है, राइट। तो ये आपका आंसर ACD। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है सर, ACD, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, राइट। ठीक है, मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ, ओके ठीक है, डन। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि अभी हम बाकी के पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, ऑप्शनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 2 फंक्शंस होते हैं, एक होता है ऑब्लिगेटरी और एक होता है ऑप्शनल। ऑब्लिगेटरी में 2 फंक्शन होता है, एक एक्सटर्नल प्रोटेक्शन होता है, एक इंटरनल प्रोटेक्शन होता है। एक्सटर्नल प्रोटेक्शन मतलब क्या करना कि जो है गवर्नमेंट, मान लीजिए एक कंट्री का दूसरे कंट्री के बीच में जैसे वॉर सिस्टम है, ठीक है, या एक्सटर्नल हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे बाहर से डिफेंस सिस्टम मजबूत करना, ठीक है। इंटरनल में हमारी कंट्री का जैसे पुलिस सर्विस हो गया, जस्टिस,
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो ये इंटरनल, तो ये ऑब्लिगेटरी में होता है, ये दो फंक्शन। ऑप्शनल में क्या होता है सर, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी। मान लीजिए मेरा जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, पेंशन मिलता है, ये सब क्या है, सोशल सिक्योरिटीज में, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखिए कि ए वाला ऑप्शन प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल, तो सर ये ऑप्शनल है क्या, सर नहीं ऑप्शनल नहीं है, ये तो ऑब्लिगेटरी है। सर एजुकेशनल हेल्थ का सर्विस, सर ये है ऑप्शनल, ठीक है। प्रोविजंस फॉर सोशल सिक्योरिटी, सर हाँ है। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, सर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो, बी और सी। तो यहाँ पे बी सी कहाँ दिख रहा है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फोर्थ क्वेश्चन, स्टेटमेंट दैट हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। सर इंडेक्स नंबर यूजफुल है ना, फ्यूचर्स प्रेडिक्शन करने के लिए हम लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके बता सकते हैं, एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं, शेयर मार्केट में हम लोग यूज करते हैं डेटा को, तो सर है। इंडेक्स नंबर हेल्प्स मेजरमेंट इन्फ्लेशन, सर हाँ है। इन्फ्लेशन मेजरमेंट करने के लिए हम लोग करते हैं ना सर वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है, होलसेल प्राइस जिसमें इंडेक्स नंबर हम लोग यूज करते हैं, समझ में आ रहा है राइट। इंडेक्स नंबर हेल्प्स टू फ्रेम दी सुटेबल पॉलिसी, यस गवर्नमेंट हेल्प करता है। इंडेक्स नंबर कैन बी मिस यूज, सर नहीं। तो ये हमारे 3 सिग्निफिकेंस हो गए, तो यहाँ पे ए बी सी आ गया सर, ए बी सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया सर, नहीं हाँ सर समझ में आ गया, ओके चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक करते रहना, ठीक है, और नोटबुक में प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। नाउ ब्लड बैंक इज एग्जाम्पल ऑफ, देखो प्लेस यूटिलिटी, सर नहीं, प्लेस यूटिलिटी को हम लोग जैसे कश्मीर में एप्पल का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। नॉलेज यूटिलिटी नहीं सर, हम लोग नहीं ले सकते इसको। सर सर्विस यूटिलिटी, सर सर्विस यूटिलिटी तो आप दे रहे हो, आप पढ़ा रहे हो हमको, ठीक है। डॉक्टर सर्विस यूटिलिटी, सर ब्लड बैंक हमको कब ज़रूरत पड़ती है, सर डेली, सर नहीं, कभी कभी हमको इमरजेंसी पड़ती है। भाई मैं तो प्रे करूँगा किसी को ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, कोई ऐसे कंडीशन में ना आए, ठीक है, लेकिन अगर पड़ जाता है तो टाइम यूटिलिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल टाइम यूटिलिटी क्या है, डी का ऑप्शन, तो बताओ ओनली डी इज द करेक्ट ऑप्शन, समझ में आ रहा है राइट। नाउ फाइंड द ऑड वर्ड। अब देखो टाइप्स ऑफ डिमांड में दिया है, कौन से टाइप्स ऑफ डिमांड, कौन सा है, डायरेक्ट डिमांड टाइप्स ऑफ डिमांड है, इनडायरेक्ट डिमांड टाइप्स ऑफ डिमांड है, कंपोजिट डिमांड इनडायरेक्ट, सर मार्केट डिमांड, सर मार्केट डिमांड टाइप्स ऑफ डिमांड में नहीं आता है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, हमारा आंसर मार्केट डिमांड विल बिकम दी ऑड वर्ड, ये हमारा ऑड वर्ड हो गया, ठीक है। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, अब कौन से सर, फाइनेंशियल ईयर, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम हर साल फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट होता है। मनी वैल्यू, सर हमेशा मनी वैल्यू में कैलकुलेट किया जाता है, सर ये स्टैटिक कंसेप्ट, सर ये तो नहीं है। फ्लो कंसेप्ट, ये तो है, सर हमारा ऑड क्या हो गया सर, ऑड हो गया हमारा स्टैटिक कंसेप्ट, समझ में आ रहा है सर, इतना ईजी। सर टाइप्स ऑफ बजट में डेफिसिट बजट आता है सर, बैलेंस बजट आता है और सरप्लस बजट, तो ये सर ये क्या है, जीरो बजट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया जीरो बजट। फिर लीगल मोनोपोली, सर लीगल मोनोपोली में जो लीगल कानून जो हमको राइट देता है, तो सर ट्रेडमार्क मैंने कराया मेरे बिजनेस का, कॉपीराइट मैंने करा लिया है सर, पेटेंट भी मेरा हो गया सर, तो कोई यूज़ नहीं कर सकता सर, ये ओपेक है, तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया, जो बचा वही ऑड हो गया, ठीक है। ओपेक का जो फुल फॉर्म है कमेंट करके बता देना, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर देना, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट, सर फाइनेंशियल एसेट कौन सा है, मैंने जो शेयर मार्केट में डाल के रखे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट करके रखे सर, ये सब मेरा फाइनेंशियल एसेट है। तो सर ये लैंड क्या है, ये जो मेरा प्रॉपर्टी है फिक्स्ड, ठीक है, तो ये मेरा फिक्स एसेट है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑड वर्ड हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है राइट। हमको क्वेश्चन का आंसर ही दिया रहता है, सिर्फ सेलेक्ट करना होता है, इतना ईजी होता है। गिव रीजन इकोनॉमिक टर्म, यहाँ पे क्या है, गिव इकोनॉमिक टर्म बेसिकली। नाउ more quantity is demanded due to change in favorable factors determining demand other than the price, मतलब यहाँ पे प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट, तो प्राइस जब कांस्टेंट होता है तो सर वहाँ पे क्या आता है, चेंज इन डिमांड आता है, क्या आता है सर, चेंज इन डिमांड। लेकिन सर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ध्यान दो, मोर क्वांटिटी डिमांडेड, तो मोर क्वांटिटी चेंज इन डिमांड में क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड, तो हमारा सर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर, इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि समझे। चेंज इन डिमांड में दो टाइप का डिमांड होता है, एक डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सर, इसका आंसर होगा इंक्रीज इन डिमांड, क्या होगा सर, इंक्रीज इन डिमांड, समझ में आया सर। नाउ डिपॉजिट्स आर विड्रॉल ऑन डिमांड है, तो ये क्या सिंपल सी बात है, डिमांड डिपॉजिट, हम लोग कब विड्रॉ करते पैसे, जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो आंसर क्या होगा, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। अगर मैं कहीं गलत हो जाऊँ तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू द डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट, भाई यहाँ पे कह रहा है कि मैं सेलर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा हूँ अलग अलग
सेलर बायर से, लेकिन प्रोडक्ट क्या मेरा सेम ही है, तो ये क्या हो गया सर, भेदभाव है ना। तो ये क्या हो गया, भेदभाव को हम लोग क्या बोलते हैं सर, प्राइस अलग चार्ज कर रहा है, तो प्राइस भेदभाव को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। समझा कि नहीं समझा सर? हाँ सर समझा, ठीक है। अच्छा, इसका सब आंसर्स का जो पीडीएफ सॉल्यूशन है ना वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे चेक कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेट एडिशनल मेड टू दी टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट। जब आप एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो सर इकोनॉमिक में वो एक वर्ड आता है मार्जिनल। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, मार्जिनल कॉस्ट। एडिशनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने एडिशनल कॉस्ट इनकर किया, उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन द इनकम ओनली। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम ओनली। अब मतलब यहाँ पे डिमांड चेंज हो रहा है किसकी वजह से, इनकम की वजह से। तो सर ये टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड में आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इनकम इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। समझ में आ रहा है सर? हाँ सर समझ में आया। देखो यहाँ पे मैंने आपको 15 मार्क्स फुल हो गया फिक्स। अब यहाँ पे देखो क्या है, डी वाला, कंप्लीट द कोरिलेशन। जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होगा, पार्शियल इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा पार्शियल, पार्शियल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, फटाफट। आउटपुट मेथड है, इनकम मेथड है, फैक्टर कॉस्ट मेथड। तो देखो इनकम मेथड को हम लोग फैक्टर कॉस्ट मेथड बोलते हैं। नेशनल इनकम का जो टाइप्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम के अंदर, जिसमें इनकम मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, आउटपुट एक्सपेंडिचर मेथड है। तो आउटपुट मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री मेथड, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंट्री मेथड, सेकेंड वाला, ठीक है। ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद जो है प्लेस फॉर्म यूटिलिटी फर्नीचर। भाई फर्नीचर को तुमने वुड को कन्वर्ट कर दिया फर्नीचर में, तो फॉर्म यूटिलिटी हो गया। तो डॉक्टर क्या होगा सर, डॉक्टर होगा सर्विस यूटिलिटी। क्या होगा, सर्विस यूटिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू इलास्टिसिटी डिमांड इन्फिनिट। जाहिर सी बात है, इसका डायग्राम इस तरीके से बनता है कि डिमांड इन्फिनाइट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ईडी जीरो बोला है, तो ईडी जीरो का डायग्राम इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे हमारा डिमांड जीरो चेंज होता है, कुछ भी नहीं, जीरो रहता है, डिमांड चेंज नहीं होता है। जैसे फूड ग्रेन का हो गया, मेडिसिन का हो गया, तो उसके इसमें ईडी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे ईडी इज इक्वल टू जीरो आता है उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। एक बार फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। नाउ चेंज इन सप्लाई अदर देन द फैक्टर कांस्टेंट, अदर देन फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, मतलब जो अदर फैक्टर है वो कांस्टेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन इन सप्लाई, ठीक है। तो जब वेरिएशन इन सप्लाई होता है, वेरिएशन सप्लाई का डेफिनेशन क्या है, चेंज इन प्राइस लीड्स टू चेंज इन सप्लाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्राइस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस क्या आएगा, प्राइस कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, प्राइस, क्योंकि यहाँ पे बोला चेंज इन सप्लाई, तो सप्लाई चेंज हुआ किसकी वजह से, प्राइस कांस्टेंट की वजह, प्राइस की वजह से नहीं, किसकी वजह से, अदर फैक्टर की वजह से। किसकी वजह से, अदर फैक्टर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, प्राइस कांस्टेंट, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट कहाँ पे रहता है, चेंज इन सप्लाई में, और अदर फैक्टर कांस्टेंट कहाँ पे रहता है, वेरिएशन सप्लाई। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिंपली आंसर क्या आएगा, प्राइस कांस्टेंट, ठीक है। नाउ अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन यहाँ पे डिफाइन का पूछा है, जैसे मनीषा सेटिस्फाइड हर वांट्स ऑफ राइटिंग एसे बाय यूजिंग पेन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली यूटिलिटी आ जाएगा, ठीक है। फिर रघुस फादर, अच्छा इसका जो है आप एक बार लिखना पॉइंट, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना, ठीक है। रघुस फादर इन्वेस्टेड हिज मनी इनटू द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म। तो सिंपली लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा है तो वो कैपिटल मार्केट हो जाता है, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट लिख दिया, 1 मार्क्स मिल गया। उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ेगा, कैपिटल मार्केट क्या है, ठीक है। ड्यू टू मैंडेटरी यूज ऑफ मास्क ड्यूरिंग द कोरोना epidemics, the demand for mask producing labors has increased. Now कमेंट करके बताना, ठीक है। महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। महाराष्ट्र परचेस व्हीट फ्रॉम पंजाब। तो ये क्या कर रहा है भाई, डोमेस्टिक ट्रेड कर रहा है ना, विद इन द कंट्री के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, डोमेस्टिक ट्रेड। क्या हो गया, डोमेस्टिक ट्रेड, या होम ट्रेड हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जागृति रिसीव मंथली
पेंशन ऑफ 5,000 फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट की तरफ से अलावेंस मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलता है, उसको हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसफ़र पेमेंट, पेमेंट, ट्रांसफ़र पेमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके सारे क्वेश्चन मैंने बताया। डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसके बाद वाला वीडियो जो होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन के ऊपर डिटेल वीडियो बना देंगे। ठीक है, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 2023 का पेपर है, यहाँ पे देख लिए। अगेन ये बोला है कंप्लीट दी, अगे कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉल्ड एज प्राइस थियरी। सिंपल आंसर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने टिक करके रखा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि हर जगह एक्सप्लेनेशन भी देना है मुझे। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो प्राइस थियरी है। क्यों प्राइस थियरी? बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइन करता है प्रोडक्ट का प्राइसिंग। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसके अंदर आएगा पहला पॉइंट। ठीक है, फैक्टर प्राइसिंग है, तो यहाँ पे प्राइस थियरी हम लोग बोलते हैं। लेकिन नेशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे कंट्री का इनकम बता दी, इसके लिए इनकम थ्योरी वहाँ पे आ जाता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्राइस थ्योरी। ग्रोथ थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट टॉपिक था। ठीक है, मतलब करेक्ट आंसर। मनी मार्केट फेस शॉर्टेज ऑफ फंड ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू इनएडुकेट सेविंग। किसकी वजह से? अगर ग्रो हो जाएगा तो भाई पैसा तो और रहेगा अपने पास। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के तो लिए नहीं होता है। ठीक है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट नहीं, ये इनएडुकेट सेविंग। हम लोग जब सेव ही नहीं करेंगे तो बैंक को पैसे मिलेंगे नहीं, और बैंक फिर लोन देगा ही नहीं बिजनेस को। तो इनएडुकेट सेविंग करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी बिकम नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो उसका निगेटिव हो जाता है। निगेटिव कब होता है? जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होने लगता है। जब टोटल यूटिलिटी क्या होता है? डिक्लाइन होने लगता है। ठीक है, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा हाईलाइट किया ताकि आपको समझे। ठीक है, तो ये फॉलिंग, डिक्लाइन होता है मतलब फॉलिंग हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी देखो, जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, कब जीरो हो जाएगा? जब टोटल यूटिलिटी क्या होगा? मैक्सिमम रहेगा। क्या रहेगा? मैक्सिमम। अब आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? नेगेटिव हो जा रहा है, तो वहां से टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना चालू हो जाता है, मतलब फॉल होना चालू हो जाता है। इसीलिए उसका फॉलिंग आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गवर्नमेंट शोज। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों करता है गवर्नमेंट? कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिकली इंक्रीजिंग ट्रेंड बताता है कि भाई गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा था कि हमारे कंट्री का ग्रो हो। ठीक है, कहाँ पे? ऑप्शनल और कौन सा? अभी हमने पढ़ा था ऑप्शनल और कौन सा? ऑब्लिगेटरी, ताकि हमारी कंट्री का ग्रो हो। राइट, तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। फ्लक्चुएशन डिमांड उसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड्स इज इनवर्स। क्या है? इनवर्स है इंफीरियर गुड्स का। ठीक है, इनवर्स मतलब क्या होता है? अपोजिट। व्हेन प्राइस गोज अप डिमांड विल गोज डाउन, व्हेन प्राइस गोज डाउन डिमांड विल गो अप ना। उसी तरीके से मान लीजिए अगर मेरा इनकम बढ़ गया तो मैं डिमांड ज़्यादा करूँगा। राइट, तो यहाँ पे रिलेशनशिप, लेकिन ये इंफीरियर गुड्स का है, तो इनकम के केस में डायरेक्ट डिमांड आ जाता है। ठीक है, उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। बट आप ये समझिए इनवर्स में क्या होता है? अपोजिट होता है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, दैट इज इनवर्स इफेक्ट। ठीक है, फाइंड द ऑड वर्ड आउट। ठीक है, अब यहाँ पे रेवेन्यू कंसेप्ट बोला है, तो रेवेन्यू कंसेप्ट में कौन से आते हैं सर? टोटल रेवेन्यू आता है, मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू आता है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो बचा क्या? टोटल कॉस्ट विल बी दी ऑड। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स फॉर क्रेडिट, मतलब क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए क्या क्या रूल है? तो बैंक रेट क्रेडिट कंट्रोल, ऑपरेशनल मार्केट है, वेरिएबल रिजर्व रेशो, जिसमें हम लोग कैश रिजर्व रेशो भी आता है, और इसमें स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो भी आता है। ठीक है, तो वो उसके लिए बचा क्या सर? ये फॉरेन एक्सचेंज वाला बचा, ये हमारा ऑड वाला हो गया आंसर। ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर। ठीक है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक सिंपल है, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया। अब सोचो अगर एग्जाम में आपका पेपर लिख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर पूछ लिया स्कोप का कुछ माइक्रो, यहाँ से पॉइंट उठाओ, उसका एक्सप्लेनेशन करो। सिंपल, थ्योरी ऑफ प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ वेलफेयर। तो बचा क्या? ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये मैक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक है, इसमें इधर पे आ गया। ठीक है, तो ये ऑड हो गया। नॉन टैक्स का कौन सा है? फीस, पेनल्टी, स्पेशल लीव्स, ये सब टैक्स का कौन सा है? नॉन टैक्स का है। तो ये वेल्थ किसका है? ये डायरेक्ट टैक्स का है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऑड हो जाएगा, क्योंकि बाकी फीस, पेनल्टी, स्पेशल लीव्स जो है वो किसका है? नॉन टैक्स का। ठीक है,
अगर आपको ये फीस तो आपको पता होगा, जैसे आप लाइसेंस बनवा रहे हो तो उसके लिए फ़ीस भर रहे हो, गवर्नमेंट का कुछ सर्विस ले रहे हो उसके लिए फ़ीस भर रहे हो। पेनल्टी का क्या होता है कि आपने विदाउट हेलमेट ट्रैवल करो, विदाउट ट्रेन टिकट ट्रैवल करो तो आपको पेनल्टी लग रहा है, ठीक है। स्पेशल यूज़ मतलब ऐसे कुछ प्रोडक्ट जैसे टोबैको प्रोडक्ट हो गया, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो जो हार्मफुल है, ठीक है, और ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट के लिए जो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है उसको स्पेशल यूज़ बोलता है, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर, तो सिंपल इंडेक्स नंबर में प्राइस इंडेक्स आता है, क्वांटिटी इंडेक्स आता है, वैल्यू इंडेक्स आता है। तो ये लेस प्रेस जो प्राइस इंडेक्स है ये ऑड वाला है, ठीक है। थोड़ा मैं वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझे। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सर कैसे हमको बोर्ड का पेपर सॉल्व करना है। तो अभी तक आपने जो वीडियो देखा है एक विदाउट ऑप्शन, जैसे मान लीजिए मेरे पास ब्लैंक पेपर आ गया तो मैं कैसे दे सकता हूँ आंसर, राइट। तो आपको इस तरीके से ऑब्जर्व करना है, पढ़ना है और फिर उसके हिसाब से आंसर टिक करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको टिक करना है तो फिर आप वहाँ पे तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं सारे, सेकंड वाले सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसा पांचवा ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। गिव इकोनॉमिक टर्म, द वैल्यू ऑफ, देखो द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विस टर्न आउट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। सिंपल सी बात है, ये नेशनल इनकम है भाई। नेशनल इनकम में हम लोग मनी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम हो गया करेक्ट ऑप्शन। अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेस एबिलिटी पे, सिंपल, सबसे अच्छा डिमांड है भाई, डिमांड का डेफिनेशन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू गुड्स, चेंज इन प्राइस। तो अब यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड चेंज हो रहा है किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है। वेरी रियलिस्टिक कंपटीशन नेचर, मोनोपोलिस्टिक, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है कि भाई प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होते हैं। जैसे अब मान लीजिए आप दुकान पे चले जाइए तो आपको चिप्स के बहुत सारे अलग अलग ब्रांड दिखेंगे, तो ये जो है ब्रांड है अलग अलग चिप्स का, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही है ना, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, प्राइस, कलर, पैकेजिंग, सारी चीज़ें डिफरेंट है। तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक है जो हमारे इकोनॉमिक्स में देखा जा सकता है, ठीक है। फिर स्वाति परचेस रेनकोट फॉर हर फादर इन रेनी सीजन, तो सिंपल बात है, टाइम यूटिलिटी है, टाइम है तभी यूटिलिटी है। रेनी सीजन के बाद जब वुलन विंटर सीजन चल रहा है तो विंटर में हम लोग क्या बाय करेगा, वुलन क्लॉथ, तो वो भी टाइम यूटिलिटी है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला आया, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई ये वीडियो देखने का तुम्हारा पर्पस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है, कि ये वाले टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, समझो इस टाइप के क्वेश्चंस को आएगा तो सबसे पहले आपको ए वाला जो दिया है असर्शन वाला, ये आपको समझना सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको पहले दिमाग लगाना है इसमें। ये आंसर, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है आपको पता करना है। दूसरा, ये जो स्टेटमेंट पहला वाला ए वाला दिया है क्या उसका रीजनिंग करेक्ट है, अगर हाँ तो ट्रू, अगर नहीं करेक्ट है मतलब फॉल्स है, ठीक है, ये आपको पता करना है। अब ये वाले टॉपिक में देखिए, इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट डिमांड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये क्या स्टेटमेंट है सर, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, तो ये ट्रू हो गया स्टेटमेंट। नाउ अब इसका रीजनिंग भी सही दिया है क्या, डिफरेंट है। द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इज सो लार्ज दैट वन पर्सन कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। अब मुझे बताओ ये जो फर्स्ट वाले सेंटेंस का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सर, आंसर इज नो। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये तो फीचर्स का पहला पॉइंट बता दिया उसने, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स का और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स का बता दिया, बायर्स का सेलर्स का, तो आंसर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये फॉल्स एक तरीके का, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ये जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, लेकिन ये गलत भी नहीं है, ये सेंटेंस गलत भी नहीं है, ठीक है, स्टेटमेंट गलत भी नहीं है। तो ए इज ट्रू यहां तक तो सही है, आर इज फॉल्स ये ऑप्शन गया, ये अपना करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ए इज फॉल्स ये तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है, या तो सी होगा या तो डी होगा, मतलब या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा। तो कैसे पता चलेगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, लेकिन ये जो रीजनिंग दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा तो हम लोग फोर्थ वाला आंसर टिक कर देते हैं। समझ में आया सर, हाँ, और थोड़ा अच्छे समझो। देखो अब यहां पे देखो क्या दिया है, ए क्या दिया है, अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी इज क्रॉस इलास्टिसिटी। सर ये ट्रू है। नाउ अब ये ट्रू होने के बाद क्या चेक करोगे, जो रीजनिंग दिया क्या वो ए का रीजनिंग है, चेंज इन कंज्यूमर इनकम लीड्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड।
क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सर? नहीं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या सर? हाँ, स्टेटमेंट तो ट्रू है। कंज्यूमर का डिमांड चेंज होगा अगर उसका इनकम चेंज हो गया तो ट्रू है, दोनों ट्रू है ना? दोनों क्या है? ट्रू है। लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ए ट्रू और फॉल्स, सर ये नहीं है, सर फॉल्स, ये वाला है नहीं, सर दोनों ट्रू है, लेकिन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सर नहीं, सर एक्सप्लेनेशन तो नहीं है करेक्ट। जो ये पहला स्टेटमेंट दिया है असर्शन का, वो वाला एक्सप्लेनेशन आर रीजनिंग बरोबर नहीं है, तो हम लोग थर्ड ऑप्शन नहीं लेंगे। सर फोर्थ ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आया सर? हाँ, कंसेप्ट क्लियर करो नाउ। अब यहाँ पे देखो असर्शन का क्या दिया है फिर से, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट अकाउंटेड फॉर द नेशनल इनकम। तो सर ये ट्रू स्टेटमेंट है, कंजम्पशन जो सेल्फ प्रोडक्शन के लिए होता है वो काउंट नहीं किया जाता है, नॉट अकाउंटेड फॉर द नेशनल इनकम। ये इसका डिफिकल्टीज है, ठीक है, क्या है? डिफिकल्टीज है, तो ये ट्रू आंसर है सर। रीजनिंग, द प्रोडक्ट केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन डू नॉट इंटर इनटू द मार्केट, ये भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन ए का बरोबर करेक्ट है। तो हमको पहला वाला ऑप्शन फॉल्स वाला तो रहेगा नहीं, जिसमें फॉल्स वाला ऑप्शन नहीं रहेगा ना। बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझा? पहले क्या चेक करना है? ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अंडरटेकन बाय द कॉमर्शियल बैंक, सर आंसर इज फॉल्स। RBI has to maintain the official exchange rate rupees to ensure the stability, सर ये ट्रू है, लेकिन ये जो रीजनिंग है ये ए का करेक्ट रीजनिंग नहीं है। मतलब पहला ए वाला क्या है सर? ट्रू है। ए वाला ट्रू है क्या सर? नहीं, ए वाला ट्रू नहीं, ए वाला फॉल्स। ए वाला फॉल्स है, बी वाला क्या है? ट्रू है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों अलग ही स्टेटमेंट है तो अपन ये थर्ड और फोर्थ पे जाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये अपना सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन और दिया है, नाउ सप्लाई इज अ रिलेटिव टर्म, यस टाइम टू टाइम सप्लाई चेंज होता है ना। सप्लाई, अब ये आंसर क्या? ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन रिलेशन टू द प्राइस एंड क्वांटिटी में, जाहिर सी बात है, हमेशा सप्लाई अगर प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा, अगर प्राइस घट जाएगा तो सप्लाई भी घट जाएगा। तो ये दोनों भाई रिलेशन बताता है ना, फंक्शनल रिलेशन, तो ये भी ट्रू है। लेकिन ये जो सप्लाई का रिलेटिव टर्म है, ये क्या एक्सप्लेनेशन करेक्ट रीजनिंग है सर? आंसर इज करेक्ट रीजनिंग, मतलब दोनों ट्रू है और रीजनिंग भी करेक्ट है। तो पहला वाला ऑप्शन गया, दूसरा वाला ऑप्शन गया, तीसरा वाला क्या है? दोनों ट्रू है, करेक्ट रीजनिंग भी है, तो ये थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। समझ में आया सर? हाँ सर समझ में आ गया, राइट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्विकली, टेबल सेलर सोल्ड द टेबल फॉर 2000 रुपीज पर पीस इन वे he sold the 15 tables and earned the 30,000। ये जो 30,000 उसने कमाया उसका क्या है? टोटल रेवेन्यू है। क्या है? टोटल रेवेन्यू। नाउ यू हैव टू गिव, अब यही सेम चीज मीनिंग में लिखना है। टोटल ए लिखोगे टोटल रेवेन्यू, आपका 1 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, ठीक है सर। 1 मार्क्स और किसका? एक्सप्लेनेशन का, ठीक है। इंग्लैंड इंपोर्टेड कॉटन फ्रॉम द इंडिया एंड रेडीमेड गारमेंट फ्रॉम एंड इट सोल्ड टू द मलेशिया। एक कंट्री से खरीदा दूसरे कंट्री में बेचा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरपोर्ट ट्रेड। क्या बोलते हैं? इंटरपोर्ट ट्रेड। अशोक पेड टैक्स ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी। भाई मैं सैलरी कमाता हूँ, महीने का मेरा सैलरी आता है, उसमें से टैक्स पे कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा सर? डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। मेरा घर है उसका टैक्स भर रहा हूँ तो डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। राजू's फादर इन्वेस्टेड हिज मनी फॉर अ लॉन्ग टर्म अगेन कैपिटल मार्केट। इसका क्वेश्चन तो आया था 2024 में भी। अ पुअर पर्सन वांट्स टू बाय अ कार। भाई पुअर पर्सन है, उसके पास पैसे नहीं है, कार खरीदना चाहता है, तो ये तो ख्याली पुलाव है ना सर। ख्याली पुलाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजायर बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 2022 का पेपर, ठीक है। ये पेपर्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कंप्लीट दी कोरिलेशन, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या लिखा? प्राइस थ्योरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे प्राइस थ्योरी बोला है, तो ये क्या हो जाएगा सर? बताओ आंसर क्या है सर? इनकम थ्योरी है। क्या है? इनकम थ्योरीज। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं फटाफट बता रहा हूँ। डायरेक्ट डिमांड क्या? फूड एंड मोबाइल्स है, तो लैंड एंड लेबर क्या है सर? इनडायरेक्ट डिमांड है। यहाँ पे क्या आएगा? इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड। समझ में आ रहा है सर? हाँ सर समझ में आ रहा है। सर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या है? यहाँ पे दिया है इन्फिनाइटी, ये उल्टा 8 है, मतलब उसको इन्फिनाइट, जिसको अनलिमिटेड, जिसको काउंट नहीं कर सकता। तो यहाँ ईडी इज इक्वल टू 1 है सर, तो ईडी इज इक्वल टू 1 क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड।
ठीक है, फुल फॉर्म लिख दीजिएगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिखोगे बड़े वर्ड में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आउटपुट मेथड है प्रोडक्ट मेथड, तो सर फैक्टर कॉस्ट मेथड क्या हो जाएगा? सिंपल है ना सर, क्या हो जाएगा सर? इनकम मेथड। कौन सा मेथड? इनकम मेथड। समझ में आ रहा है सर? हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। पर्सनल इनकम टैक्स है तो सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो इनडायरेक्ट है, पर्सनल इनकम टैक्स क्या है? तो सर डायरेक्ट है, सिंपल। इतना इजी क्वेश्चन पूछा है देखो बोर्ड एग्जाम में, इसी को 2024 में रिप्लाई करके भेजा, तो 2023 का पेपर 2025 में आ सकता है सर? हाँ सर आ सकता है। देखो पूरा वीडियो देखने का ये फायदा होता है। गिव इकोनॉमिक टर्म, ये एडिशनल यूटिलिटी कब डिराइव होता है? जब एडिशनल कंज्यूम करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी, सिंपल, ठीक है। प्राइस बीइंग कांस्टेंट फॉल्स इन डिमांड, प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड फॉल हो रहा है तो भाई चेंज इन डिमांड है, तो यहाँ पे डिमांड क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है ना, तो डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन डिमांड। फिर रेवेन्यू पर यूनिट सोल्ड आउटपुट, सर एवरेज रेवेन्यू। जब भी पर यूनिट की बात आती है तो एवरेज रेवेन्यू आएगा। अगर पर यूनिट कॉस्ट दिया, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट लिखा होता तो एवरेज कॉस्ट हो जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीरियड इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, लॉन्ग रन के अंदर वेरिएबल फैक्टर होते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है? अगर मैं प्रोडक्शन, मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट आइसक्रीम बनाता हूँ और मुझे आइसक्रीम का ऑर्डर अचानक से ज़्यादा आ गया, तो क्या मैं नया प्लांट सेटअप कर पाऊंगा सर? नहीं। लेकिन ज़्यादा ऑर्डर आ गया तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ज़्यादा लेबर्स को हायर कर सकता हूँ, तो लेबर विल बी द वेरिएबल फैक्टर। मतलब वेरिएबल फैक्टर ऐसा फैक्टर जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो शॉर्ट रन में मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लेबर्स को बढ़ा के मैं काम अपना बढ़वा सकता हूँ, लेकिन नया प्लांट सेटअप नहीं है, फैक्ट्री सेटअप नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो शॉर्ट रन में मेरा लेबर वेरिएबल फैक्टर हो जाता है, लेकिन बाकी फैक्टर्स क्या होता है? फिक्स फैक्टर होता है। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर मैं लेबर भी चेंज कर सकता हूं और नया फैक्ट्री भी मैं क्या कर सकता हूं? सेटअप कर सकता हूं, ठीक है। तो वो लॉन्ग रन में क्या हो जाता है कि दोनों सारे फैक्टर्स जो होते हैं, लेबर्स और कैपिटल, दोनों क्या हो जाते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे लॉन्ग रन दिया, ठीक है। द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जाहिर सी बात है, या तो नेशनल इनकम रहेगा या तो जीडीपी रहेगा, तो यहाँ पे जीडीपी करेक्ट आंसर रहेगा। समझ में आ गया सर? हाँ सर समझ में आ गया। सर ये वाला क्वेश्चन अगर पूछा ना, तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं करके आऊंगा। देखो होल इकोनॉमी आया तो मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया, आंख बंद करके लिखो भाई, होल इकोनॉमी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कौन सा है भाई? अगर क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है लेस देन परसेंटेज प्राइस से कम चेंज हो रहा है तो उसका डिमांड क्या होगा? स्टीपर होता है। यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा सर कौन सा? रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड पढ़ना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ये वाला स्टीपर डिमांड होता है, ठीक है। ये फ्लैटर वाला जो होता है इलास्टिक में होता है, हॉरिजॉन्टल वाला जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में होता है, ठीक है। डायरेक्ट हाइपरबोला जो होता है वो यूनिटरी इलास्टिक में होता है, ठीक है। द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द फार्म प्रोमोट द सेल्स, सेल्स करने के लिए जो भी कॉस्ट करता है उसको हम लोग सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। सेल करने के लिए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो खर्चा किया जाता है, चाहे वो ऐड लगाया जाए, चाहे वो मैगजीन में दिया जाए, जो भी खर्चा किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलिंग कॉस्ट। बजट दैट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिंपल, रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट के अंदर, इसके अंदर टाइप्स के अंदर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। नाउ परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री से, अभी ऊपर पूछा था ना इंटरपोर्ट ट्रेड, जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर इसमें दे दिया, ठीक है। अगेन यहाँ पे असर्शन रीजनिंग का, देखो मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, तो ये तो ट्रू है भाई, मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग से ही कम होने लगता है, तो ट्रू है सर। ये भी जो आंसर दिया ये भी ट्रू है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग, बढ़ता है लेकिन स्लो रेट से, तो दोनों आंसर क्या है? ट्रू है। दोनों आंसर क्या है? ट्रू। लेकिन ये जो रीजनिंग है, क्या वो रीजनिंग ए का रीजनिंग है सर? नहीं सर, ये ए का रीजनिंग नहीं है, मतलब दोनों ट्रू है। तो पहला वाला ऑप्शन देखो यहाँ पे दिया है, ए आर ट्रू बी आर फॉल्स, तो ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, दोनों फॉल्स नहीं है, एक भी फॉल्स नहीं, दोनों ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी नहीं है सर, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, बाकी दोनों ट्रू है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ आर ट्रू, आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ये जो आर रीजनिंग दिया है वो ए का रीजनिंग नहीं दिया है, ठीक है। नाउ फिर उसके बाद जो अगेन, विथ राइजिंग प्राइस सप्लाई ऑफ कमोडिटी फॉल्स, सर ये आंसर फॉल्स है। सर प्राइस जब बढ़ता है ना तो सप्लाई बढ़ता है, कम नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेलर अर्न मोर प्रॉफिट एट हायर प्राइस, सर ये भी ट्रू है, सर ये भी क्या ट्रू है। नाउ अब क्या है, ए का ट्रू है, ये पहला हो गया, ए फॉल्स है और आर रीजनिंग ट्रू है, सर करेक्ट आंसर, तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तो देखना ही नहीं है आपको, ठीक है। नाउ क्योंकि फॉल्स है स्टेटमेंट।
इंडेक्स नंबर कंसिडर ऑल फैक्टर्स। आंसर सर ये फॉल्स है। सर इंडेक्स नंबर सारे कमोडिटी काउंट नहीं करता। इंडेक्स नंबर में देखो तो 5-6 कमोडिटी सिर्फ काउंट करता है, सारे कमोडिटीज को काउंट ही नहीं करता है। तो वहीं पे आंसर क्या हो, स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन सैंपल, तो ये हम लोग बोल सकते हैं ट्रू है सर, क्योंकि इंडेक्स नंबर आप सैंपल के बेस पे करते हो, डेटा जो दिया आपके पास उसी के बेस पे करते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, मतलब आर इज ट्रू। तो करेक्ट आंसर बी हो गया। मनी मार्केट इकोनॉमिक्स यूज्ड कैश। देखो जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मनी मार्केट जो होता है वो क्या करता है, यूज करता है इकोनॉमिक्स यूज ऑफ कैश बेसिकली करता है इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए। नाउ मनी मार्केट डज नॉट डील्स विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आंसर इज फॉल्स। सर क्यों, क्योंकि मनी मार्केट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। सर कौन सा, ट्रेजरी बिल एक सिंपल है, अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स सर्टिफिकेशन, कॉमर्शियल पेपर्स, ये सारे यूज़ करता है। फाइनेंशियल रीजनिंग मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है। यहाँ पे क्या बोला, डज नॉट डील, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स। जब फॉल्स हो जाए तो रीजनिंग देखने का टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट क्या हो गया, पहला ट्रू है, आर इज फॉल्स, रीजनिंग फॉल्स, राइट। समझ में आ रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। आंसर इज ट्रू। इंडियाज नेशनल ट्रेड इज नॉट इंक्रीजिंग। भाई इंक्रीजिंग है, हम इंडिया भाई हमारा ट्रेड बढ़ रहा है। तो ये आंसर स्टेटमेंट क्या फॉल्स है। तो आपको स्टेटमेंट करेक्ट है, वो रीजनिंग देखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है सर, हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स का ऑलमोस्ट हमने जो है कितने ऑब्जेक्टिव्स आप काउंट कर लीजिए, 20 ऑब्जेक्टिव, 3 पेपर्स हैं, 60 ऑब्जेक्टिव्स हमने सॉल्व किया इतने टाइम में, ठीक है। कैसा लगा वीडियो, इन तक देखा तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना प्यारा सा, ठीक है। अभी रात के बज रहे हैं 1 और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये 1 बज रहा है, ठीक है। मैं लैपटॉप के अंदर टाइम चेंज करके बता दूंगा, ठीक है। 1 ही बज रहा है, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।